नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर धमकी दी गई है। पुलिस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधक दस्ते ने भी जांच शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। बता दें कि बम निरोधक दस्ता एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। बम से उड़ाने की एयरपोर्ट को धमकी मिली है। आरोपी की पहचान के लिए जांच फिलहाल तेज कर दी गई है। बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी कहां से मिली है? आरोपी की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर यह धमकी दी गई थी। पुलिस ने एयरपोर्ट की फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही बम निरोधक दस्ता भी तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। जांच तेज कर दी गई है। चारों तरफ सघन तेजी से जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो फोन पर धमकी दी है वो महज एक अफवाह है या फिर सचमुच एक साजिश है, इसकी तह तक जाया जा सके। पुलिस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। किसने फोन कर धमकी दी थी, कहां से कॉल आई थी, इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस उम्मीद जता रही है कि जल्द ही जो आरोपी है वो गिरफ्त में होगा। इसके बाद पूछताछ की जाएगी। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये महज एक अफवाह है या फिर सचमुच किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की बात यहां सही साबित होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पुलिस कंट्रोल रूम में यह फोन आया था, उसके बाद जांच अभियान तेज कर दिया गया। बम निरोधक दस्ते को भी तुरंत एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया है। सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और जांच के बाद ही धीरे धीरे तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन देश की सुरक्षा के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इनमें ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए नई तरीके, आतंकवादी संगठनों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकें और आतंकवाद और अपराधियों के गठजोड़ को रोकने जैसे विषय है वो शामिल है। गृह मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को एक मंच पर लाकर बेहतर तालमेल और रणनीति तैयार करना है ताकि देश को हर खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक और साझा प्रयासों से ही आतंक और तस्करी जैसी चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। सम्मेलन में देश भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक देश के आंतरिक सुरक्षा नीति को और भी मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित पति या पत्नी को पहले की तरह 3,000 रुपए नहीं बल्कि अब हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन जीवन भर दी जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और समाज के विकास में उनकी अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही पत्रकारों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रख रही है। उनका मकसद है कि पत्रकार निष्पक्ष रूप से काम करे और रिटायरमेंट के बाद सम्मान से जीवन बिता सके। सरकार के इस फैसले से राज्य भर के पत्रकारों में खुशी की लहर है। इसे पत्रकारों के हित के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गरीबों और दूर दराज के नागरिकों के लिए बड़ी राहत बताया है। उन्होंने कहा कि ये सेवा खासकर ऐसे लोगों के लिए शुरू की गई है जो गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में समय पर बड़े अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाल में ही उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे सिंगरौली जिले में इस समय
जीवन रक्षक सेवा की शुरुआत हुई है। ये क्षेत्र राज्य के सबसे दूरस्थ जिलों में गिना जाता है। अब यहां से मरीजों को जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए बड़े शहरों के अस्पताल में तुरंत इलाज के लिए पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम दिखाता है कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी नागरिक समय पर इलाज से वंचित ना रहे। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। सिंगरौली जैसा एक ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश का एक तरह से बहुत दूरस्थ इलाका है, जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है, ऐसे में जो हमारी घोषणा है कि कहीं पर भी कोई भी मरीज अगर गंभीर स्थिति में और उसको कोई बड़े स्थान पर ले जाना है, उसके पास आयुष्मान कार्ड अगर है तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा उसको मिलती भी है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई और मदद भी की है। आज फिर सिंगरौली में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो सिंगरौली के संदीप सिंह की किडनी संबंधी कठिन और गंभीर बीमारी थी, जिसको तुरंत एम्स लाया था। एम्स में न केवल उसको एम्बुलेंस से उठाया गया, बल्कि इस तरह से ये हमारी उस सेवा की प्रतिबद्धता को हमने सिद्ध किया जो हमने सार्वजनिक घोषणा की हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष्मान योजना का लाभ पूरा प्रदेश और देश उठा रहा है। ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हर कोई इसका लाभ उठाए, इस तरह से हमने इसको प्रेरित भी किया है। अभी तक हमारे लगभग 17 जिलों के अंदर ऐसे कई लोगों ने लाभ लिया है। आइए हम सब शासकीय योजनाओं का भी लाभ लें, लेकिन कठिन समय में ऐसी सुविधा जो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। उसी योजना का प्रतिफल है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा अपने नागरिकों को देता है। जहां हमारी हेलीकॉप्टर सुविधा की ज़रूरत हो तो हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस के रूप में मदद करते हैं, और या अगर एयरपोर्ट पास में हो, हवाई अड्डा हो, तो हम अपने प्लेन को भी भेजते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, हर एक किसी के काम आए, संवेदनाओं का ध्यान रखें, मनुष्य के काम आए, इस भाव के आधार पर ये सेवा संचालित की जा रही है। मेरी अपनी ओर से आज सिंगरौली के जिला प्रशासन को भी और मरीज के परिजनों को भी ऐसे कठिन समय में हमने सबने अपनी ड्यूटी की है, इसलिए एक तरह से इस दक्षता के आधार पर सबको भी जानकारी देना चाहिए थी। मैंने ये देने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से दक्षता के अच्छे काम की बधाई। मध्य प्रदेश दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली की जनता के हित में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पर्यावरण पर कोई काम नहीं किया, हमने जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ा है। सरकार अब लगातार प्रदूषण पर काम कर रही है और दिल्ली को बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर कोई गाड़ी प्रदूषण कर रही है तो चाहे वो 5 साल पुरानी हो, उसे बंद किया जाना चाहिए। वहीं अगर वाहन प्रदूषण नहीं कर रहा है तो उस पर बिना वजह पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा है और उम्मीद जताई है कि कोर्ट इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर जनता के अधिकारों की रक्षा करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर जल्द ही सुनवाई हो और फैसला आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस याचिका से दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर अब नया विवाद भी खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए, जनता का पक्ष रखना ये हमारा दायित्व है। पिछली सरकारों ने पर्यावरण पे कोई काम नहीं किया और जनता को घुटने दिया, मरने दिया कि भी कोर्ट को, एनजीटी को इस तरह के नियम लेकर के आने पड़े कि जिसमें 15 साल और 10 साल की गाड़ियों के ऊपर प्रोहिबिशन लगा। हम पर्यावरण पे पूरी तरीके से सजग हैं। सरकार लगातार काम कर रही है। बेहतर एटमॉस्फेयर दिल्ली को देने के हर संभव प्रयास हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कोर्ट इस पे संज्ञान ले और जनता, दिल्ली की जनता, देश की राजधानी की जनता, जो पूरे देश में हर एक के लिए नियम है, दिल्ली में भी लगभग वैसे ही नियम चलने चाहिए। दिल्ली की जनता, अगर जो गाड़ी है वो पॉल्यूशन कर रही है तो 5 साल भी लाइफ उसकी उस पर भी खत्म कर देना चाहिए। परंतु यदि पॉल्यूशन वो गाड़ी नहीं कर रही, वो फिटनेस सर्टिफिकेट उसके पास है और फिट है वो गाड़ी, तो मुझे लगता है कि उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
ये सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है और मैं समझती हूँ कि माननीय कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और दिल्ली की जनता को उनके अधिकार देगा। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने हाल में ही एक खास मुलाकात को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विजय घाटगे उनसे मिलने के लिए मुंबई आ रहे थे। हालांकि अजीत पवार ने पहले ही उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रयास सफल नहीं हो सका। विजय अपने साथ पुलिस वाहन में धाराशिव के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश बिराजदार को लेकर आए थे। अजीत पवार ने कहा कि वे स्वयं पहले ही मुंबई में पहुंच चुके थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि लंबी दूरी तय करने के बजाय फोन या वीडियो कॉल से बात की जाए, लेकिन विजय घाटगे ने साफ कहा कि उन्हें दादा से मिलना जरूरी है। देर रात तक चलने वाली बैठक के कारण अजीत पवार सुबह जल्दी निकल गए थे, लेकिन उन्होंने विजय घाटगे से सर्किट हाउस में मिलने का आग्रह किया, जहां वो अंततः मिले और इस मुलाकात को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बांद्रा के ग्लोबल मॉल में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण था वहां के पीवीआर थिएटर में मराठी फिल्मों को ना दिखाए जाने की खबरें सामने आई। कार्यकर्ताओं ने इस बात का कड़ा विरोध जताया कि मराठी भाषा और संस्कृति को इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता स्थानीय मराठी सिनेमा के समर्थन में आवाज उठाते हुए थिएटर प्रबंधन से मराठी फिल्मों को उचित जगह देने की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें मराठी फिल्म प्रेमी बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मराठी फिल्मों को बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाने से क्षेत्रीय संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मराठी फिल्मों के प्रति समर्थन का संदेश भी दिया है। ग्लोबल मॉल के प्रबंधन ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुंबई में मराठी फिल्म उद्योग को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के आंदोलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे प्रतिमा का अनावरण। साहित्य रत्न को सम्मान मिलेगा। अनूप लाल मंडल को दूसरा प्रेमचंद्र माना जाता है। साहित्यिक कृतियों से समाज को नई दिशा मिलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। नीतीश कुमार की आज कटिहार यात्रा है और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कटिहार में साहित्य और संस्कृति का उत्सव है। अनूप लाल मंडल की याद में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो अनूप लाल मंडल की याद में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और इस दौरान उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। खूब धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। कटिहार में आज सीएम नीतीश कुमार की यात्रा है। इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इसे कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता को एक साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो साहित्य प्रेमी हैं उन्हें भी अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज कटिहार दौरा है और इस दौरान अनूप लाल मंडल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कटिहार में साहित्य और संस्कृति का उत्सव मनाया जा रहा है। अनूप लाल मंडल की याद में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के लिए हर एक पार्टियां जी जान से जुटी हुई है। जनता को अपनी खेमे में लाने की हर तरह की कोशिश की जा रही है और ये एक साहित्य समारोह उसी का हिस्सा माना जा रहा है। साहित्य समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचेंगे और जनता को मैसेज देने के साथ ही जो साहित्य प्रेमी हैं उन्हें भी अपने खेमे में लेने की एक कोशिश की जाएगी। सम्मान और गर्व के साथ मनाया गया। मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे चौथी बार इस ऐतिहासिक दिन पर द्रास आए हैं और वीर शहीदों के परिजनों को नमन करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। जनरल द्विवेदी ने टाइगर हिल, तोलेलिंग और पॉइंट 4875 जैसी ऊंची चोटियों पर वीरता से लड़ी गई लड़ाई को याद किया। उन्होंने कहा कि 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ को खत्म किया।
तिरंगा लहराया। उन्होंने बताया कि हाल में ही चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आतंकी ढांचे पर सटीक हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया। यह कार्यक्रम सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरे देश का उत्सव है, जिसमें उपराज्यपाल, सैन्य अधिकारी और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को शांति का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। भारतीय सेना ने उसके साहस से अपना जवाब दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सके। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा के चरखी दादरी समेत पूरे राज्य में सीईटी परीक्षा शांति और सुरक्षा के बीच आयोजित की जा रही है। डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर पुलिस बल के साथ विशेष ड्यूटी पर अधिकारी तैनात है ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। उन्होंने कहा कि जैसा आप देख सकते हैं, सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान और तलाशी प्रक्रिया पूरी सावधानी से की जा रही है। हमारा प्रयास है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष पारदर्शी हो। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी यातायात नियंत्रण, अभिभावकों के लिए प्रतीक्षा स्थल और जलपान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की सख्ती और निगरानी के चलते अभ्यर्थियों में सुरक्षा को लेकर विश्वास है। परीक्षार्थियों और उनके परिवार वालों ने सरकार और पुलिस की व्यवस्था पर संतोष जताया है। राज्य स्तर की इस बड़ी परीक्षा में हजारों उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं और अब सभी की निगाहें परिणाम पर टिकी हैं। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पुलिस की सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और सभी की फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक अच्छी तरह से करवाई जा रही है। वो आप देख ही रहे हो, पुलिस हर तरफ से अलर्ट है, चौकन्नी है, सारा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नकल रहित ही परीक्षा होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बिल्कुल सबको अच्छी तरह से तलाशी ले करके, बायोमेट्रिक करके अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है, ताकि परीक्षार्थी अगर कोई दूर से आ रहा है तो उसको पूरी सुविधा दी जाए उसके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के लिए। सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पर पुलिस की सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं और प्रशासन की तरफ से हर एग्जामिनेशन सेंटर पर अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और सभी की फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक अच्छी तरह से करवाई जा रही है। वो आप देख ही रहे हो, पुलिस हर तरफ से
अलर्ट है, चौकन्नी है, सारा प्रशासन अलर्ट मोड पर है और नकल रहित ही परीक्षा होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद उन्नाव से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जहां वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। सीधे आपको लिए चलते हैं वहां। प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सतनाम सिंह संधू जी, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ब्रजेश रावत जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री बम्बालाल दिवाकर जी, श्री श्रीकांत कटियार जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, आशुतोष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री MP अग्रवाल जी, आज के समारोह में उपस्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी विभिन्न संकायों के सभी सम्मानित आचार्य और अन्य फैकल्टी मेंबर्स, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने वाली हमारे इंडस्ट्री लीडर्स और अन्य सम्मानित महानुभाव और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस प्रथम सत्र में प्रवेश लेने वाले मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों की उपस्थिति हम सबको अत्यंत आह्लादित कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आज के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सतनाम सिंह संधू जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से यहां पर बधाई देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और उन्नाव वासियों का विशेष रूप से मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं
जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है। तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। इस जनपद ने अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा राव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस जनपद में जन्म लेकर के और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की तो कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं बात करता हूं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबू भक्ति चरण वर्मा, हसरत मोहानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे दीक्षित जी, यानी साहित्य की जिनकी कलम ने कहीं कलम से आजादी की लड़ाई में तलवार से और विरासत को समेटे हुए यहां की पवित्र चंद्रिका देवी मंदिर, यहां पे भगवान सहस्त्र लिंगेश्वर मंदिर, परियर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल जानकी कुंड और बौद्धकालीन सचान कोट, कुसरी देवी मंदिर, ये सभी के साथ साथ इको टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र नवाबगंज का पक्षी विहार भी इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। यानी जहां एक तरफ इस जनपद ने अलग अलग कालखंड में भारत और भारतीयता को एक पहचान दी, वहीं इन सभी को समेटे हुए एक साथ पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद
आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है, और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है, और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। मित्रों, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। आज जिस यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों को साकार करने का एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है, और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सोसाइटी हो, कोई संस्थान हो, वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं आगे संभाल पाएगा तो वह उस काल के चक्र का ग्रास होता है। याद रखना, काल के चक्र की गति से तेज अगर हमने अपनी गति को किया तो वही हमारी प्रगति का द्वार भी खोलता है। ये प्रगति का द्वार यहीं से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज न केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें विकास के मार्ग कैसे प्रशस्त करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद के लिए एक नया अवसर आया है कि जब हम नीप के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा कैंपस देख रहे हैं जहां पे निवेश भी है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए लोगों के सामने एक विजन भी है, एक मिशन भी है, और भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमारे अकादमिक संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं को साकार करने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने की एक व्यापक कार्य योजना को भी क्रियान्वित होते हुए हम देख सकते हैं। हमारी अकादमिक संस्थाओं का जो सबसे खराब पक्ष रहा है कि हमने अब तक अपने आप को एक टापू बना करके रख दिया था। शासन की जो योजनाएं युवाओं से संबंधित थी,
उन योजनाओं की जानकारी हम अपने युवाओं को नहीं दे पाते थे। युवा अपने भविष्य के लिए अपनी आगामी किन रणनीति के साथ अपने अध्ययन के दौरान ही रणनीति तय कर ले, इसके बारे में अकादमिक संस्थाओं को उन्हें गाइड करने के लिए उस कैंपस का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए, इसका भाव देखने को मिलता था। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ वहां की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के इनोवेशन को, उस प्रकार की स्टडी को और उस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु हमारी अकादमिक संस्थाओं को बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें हमारा मार्गदर्शन करता है और उसका एक जीवंत रूप यहां पर आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने देखने को मिल रहा है। सचमुच ये छात्र सौभाग्यशाली हैं जो प्रथम सत्र में इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए हैं और उन्होंने उस विजन को नजदीक से देखा होगा और उसको अब यहां पर क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले चरण में यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर में और एग्रीकल्चर के लिए ईआई का उपयोग किस रूप में हो सकता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस कैंपस को उसका आधार बना करके अलग अलग चरणों में ईआई के द्वारा कैसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए वह कार्य करना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग इस बात को सोचते थे। हमारी सरकार ने 2021 में एक व्यवस्था भी बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें हम प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 60 लाख युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध भी करवाई है। 2 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है। युवा उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का वह युवा जो प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, आज इन सुविधाओं का लाभ ले रहा है। हमने जब ये घोषणा की थी, यह वह कालखंड था जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में थी। कोविड-19 की दशा जब दुनिया के अंदर थी, तब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को फाइनल करके उसे लागू करने की तैयारी चल रही थी और इसे लागू 2020 में कर भी दिया गया। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। आज मैं देखता हूं कि हर एक जनपद में अकादमिक संस्थाओं में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ इस बात को लेकर के हुई है
कि हमें नेक का मूल्यांकन में अच्छी रैंक लेनी है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में हमें भी नेशनल और रीजनल स्तर पर अपना एक टॉप 10 में, टॉप 20 में अपना स्थान तैयार बनाना है। एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें से 6 विश्वविद्यालयों को ये AA+ की नेक की रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें A+ की का ग्रेड प्राप्त हुआ है। एनआईआरएफ में भी उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहले से ही एनआईआरएफ की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में यह अपनी गिनती रखता है। यानी यह दिखाता है कि अब इस नई प्रतिस्पर्धा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है और अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया है। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उनमें भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया, और तीसरा जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव की नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम पर एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर में, और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ है यह गुरु जंबेश्वर के नाम पर मुरादाबाद में भी। ये तीनों विश्वविद्यालय ने भी अपने कैंपस इस वर्ष से प्रारंभ कर दिए हैं। 6 नए विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अभी हाल ही में देश की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से गोरखपुर में उसका लोकार्पण संपन्न हुआ। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, यह भी इसका कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश का
पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारा वर्तमान में निर्माणाधीन है और उसका कैंपस इस वर्ष से हम पहला सत्र उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम पर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में करने जा रहे हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है और वहां पर भी एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में किए जाने वाले कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे कैंपस में आधुनिक तकनीक का लाभ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ, मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ हमारा युवा जुड़ सके, इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ और अन्य तमाम ऐसे संस्थानों के साथ अपने एमओयू किए हैं जो हमारे युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के साथ साथ वैश्विक मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार कर सके। मित्रों, एक तरफ हमें समाज और राष्ट्र की मांग के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करना होगा, लेकिन वर्तमान की चुनौती भी हम सबके सामने है और वह चुनौती है कि हमारे कैंपस, याद रखना, हमारी प्रगति और हमारी समृद्धि हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा तभी बन सकती है जब हम अपने जीवन को नियमित और संयमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक अनुशासित रूप से अपने पाठ्यक्रम और अपने द्वारा विश्वविद्यालय या हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा जो हमें गाइड दिया गया है, जो हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जब हम उसके अनुरूप चलते हैं। याद रखना, जहां जीवन में अनुशासन भंग हुआ, वहां अनुशासन भंग होते ही जीवन में दुशासन का प्रवेश प्रारंभ होता है और दुशासन के प्रवेश का मतलब फिर महाभारत, और महाभारत केवल विनाश करता है। याद करना, एक संस्कारवान युवा ही एक समर्थ और सशक्त भारत की आधार बन सकता है, भारत का भविष्य बन सकता है। और भारत के उस भविष्य को तराशने के लिए आज कलम और तलवार के बेहतर समन्वय के रूप में श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस परिकल्पना को यहाँ पर हकीकत में बदलने का काम किया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, पहला कैंपस है। और मुझे याद है जब इन्होंने अपना पहला प्रेजेंटेशन हमारे सामने राजभवन में प्रस्तुत किया था, तो राजभवन में जो प्रस्तुत किया था उस समय हम लोगों को लगता था कि क्या निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा होगा। और उस समय जब उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ा, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि नेक की रैंकिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, नेक की ग्रेडिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, NIRF में कैसे हम अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमारा विश्वविद्यालय कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकता है। इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां दिया था। आज जब उनके इस कैंपस को हम देख रहे हैं, और ठीक है, शुरुआत है, कोई भी शुरुआत थोड़ा संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जीवन की सुखद अनुभूति को भी हमारे साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि जो भी छात्र, जो भी फैकल्टी इस संस्थान के साथ जुड़ेगा, उसके साथ स्मृति जुड़ी रहेगी कि देखिए हम नींव के पत्थर हैं, नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी में भव्य इमारत बनती है। उस भव्य इमारत के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ
यहां पर प्रारंभ होने जा रही है। और मैं इस बात को देख रहा था, यहां के लोकप्रिय सांसद जब कह रहे थे, वे भी मुझे मिले, वे कहे कि साहब देखिए मैं निर्मल पंथ से जुड़ा हूं और संतोष साहब भी निर्मल पंथ को मानते हैं। तो मैंने कहा भी आप तो दोनों गुरु भाई हो गए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यहां के नागरिकों को कह सकते हैं, जब लोग कहेंगे कि निवेश क्या हुआ, युवाओं के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, आधुनिक तकनीक के लिए क्या किया, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि निवेश का 2,500 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस कैंपस के माध्यम से इस जनपद में और प्रदेश में किया जा रहा है। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, और आधुनिकता के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, वह भी आप यहां दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी बनेगी, विकास के नए द्वार खुलेगी। याद रखना, हर निवेश विकास के एक नए द्वार को आगे बढ़ाता है, बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार करता है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, आज उसका परिणाम है कि हमें अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 45 लाख करोड़ में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। ये 15 लाख निवेश के प्रस्ताव, और अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश के अंदर